जयशंकर साहब ने जो लेसन फ्रॉम अवध से उन्होंने यही बताया है, बड़ी अच्छी किताब है ये। किताब तुम्हारा इतना इंसाइट ओपन कर देगी कि भाई किसी राष्ट्र को ये कौन सी रणनीति है कि पानीपत सिंड्रोम को यूज क्यों कर रहे हो। पानीपत सिंड्रोम कल बताया था, तो ये वर्ड लिखते जाओ। तो पानीपत सिंड्रोम बताया था कि आने मत दो, हमने वही काम किया। मतलब वो अपने यहाँ छोड़ के पीओके क्रॉस करके हमारे कश्मीर बैठा हुआ है, बताओ, और हम ही को धमका रहा है, हम ही को कह रहा है कि तुम सोपिया में नहीं जा सकते, सोपोर में नहीं जा सकते, पुलवामा में अटैक हो रहा है, और हम जो है क्या कर रहे हैं, हम डिफेंस करते घूम रहे हैं। बहुत गंदा, और हमारे ही देश के लोगों के साथ मिलजुल कर ये सारा काम हुआ। तो पहले गवर्नमेंट का पहले ये जो बवाल है इसको हटाओ यार, ये जिसकी वजह से एक ही देश में दो संविधान चल रहे हैं, दो विधान चल रहे हैं, हटाओ पहले इसको, किनारे करो और इस बाउंड्री को ढकेलो, पहले उनको लेकर जाओ। प्रॉब्लम बात पीओके पे होनी चाहिए, बात कश्मीर पे होनी नहीं चाहिए। भाई साहब मैं वहाँ गया, उस समय एक अलगाववादी नेता था, जिंदा था, तो उसके सामने मिलिट्री, भारत की मिलिट्री लगी हुई थी। तो जैसे एयरपोर्ट से निकले मैंने पूछा कि इतनी मिलिट्री क्यों लगी हुई है। बोले ये एक साहब का, अब वो दुनिया में नहीं, अलगाववादी नेता, वो कश्मीर से, जब कोई पाकिस्तान से कोई आता था उनसे मिलने अलग जाता था। बोला ये उसका मकान। मैंने कहा भाई ये तो अलगाववादी है, भारत के खिलाफ बात करता है। बोला हाँ, भारत सरकारी सुरक्षा दे रही है इसको। उस गली में आप जा नहीं सकते थे, मिलिट्री लगी हुई है, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी। ये है कश्मीर की हालत, अपनी आंख के सामने देख कर आ रहा हूँ। वो अलगाववादी नेता और भारत सरकार उसकी सुरक्षा कर रही है। मैंने कहा वाह, और इस देश में क्या नौटंकी चल रही थी। तो यही उन्होंने कहा, पानीपत सिंड्रोम ने हमें बहुत सालों तक परेशान किया है, तो पहले इसको हटाओ। पानीपत सिंड्रोम मतलब मैं बॉर्डर पे जिसको रोक सकता हूँ उसको अपने घर तक बुला के पहले लड़ाई लड़ूंगा। वो बैठ के पहला चैप्टर में बताते हैं, बड़ी कहानियों के रूप में बताते हैं कि शतरंज के दो खिलाड़ी थे, वो अंग्रेज आ गए, वो अपनी शतरंज की चाल है, अबे पहले शतरंज खत्म कर लें फिर हम लड़ेंगे, तब तक तो सबको निपटा के निकल गया। तो वही बात है कि हम बात करें पीओके पे, हम बात करें कश्मीर पे। वो जाता है जैसे यूनाइटेड नेशन में जाके खड़ा हो, पुराने वीडियो जाके यूट्यूब पे देखना, हम इतने डिफेंसिव, इतने डरे, वैसे कांप रहे हैं। तो कल नाना वाला घर बताया था ना, ये कहानियां याद रखना, कभी भूलना नहीं। तो जब एक राष्ट्र खड़ा होता है, ताकतवर होता है, तो जैसे दोनों के नाना वही है यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि 47 से पहले तो हम दोनों एक ही थे ना। तो नाना, ननिहाल तो वही है यूनाइटेड नेशन। तो नाना के घर गए, हमने मना कर दिया, बोले हमारा ननिहाल चेंज, हमें नहीं चाहिए, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। तो जब कोई राष्ट्र ऐसा कहता है तो बहुत, अब पाकिस्तान सोच रहा है कि बताओ, हमेशा जाते थे, हम छोटे वाले थे, तो हम नहीं, छोटा वाला जो तो सबसे ज़्यादा जो नौटंकी करता है वो अपनी बात मनवा लेता है। यहाँ इस बार कोई, हमने कहा देख हमें सुनना ही नहीं है तुम्हारा, हमने कहा यूनाइटेड नेशन ही बनना, ननिहाल ही खराब हो गया, सब करप्ट हो गए। तो अब उससे क्या हुआ, एक राष्ट्र की उम्मीदें निकल कर आती है कि एक राष्ट्र जो है, एक नेशन कहाँ से उभर कर सामने आ रहा है। यही हमारा डिस्कशन चला। तो ये वर्ड्स को कलेक्ट करते रहना, जो भी हम बोलते जा रहे हैं, इनको धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। तो पहला जो उन्होंने चैप्टर शुरू किया, बड़ा जबरदस्त चैप्टर उन्होंने शुरू किया कि किसी भी राष्ट्र को पानीपत सिंड्रोम से बाहर निकलना होगा। वेट एंड वॉच नहीं करना होगा, तुम आओगे, तुम हमारे लिए करोगे, मेरे कर्नल अर्जुन कब आएंगे, हम चारों तरफ बहने घूम रहे हैं, आ ही नहीं रहे वो। आप अगर एक सोवरेन नेशन है, एक सोवरेन राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, जैसा हमारे संविधान में कसम खाई गई थी, भारत क्या है, सोवरेन है, संप्रभु है, यानी अपनी सीमाओं की रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। तो पहले अपनी सीमाओं को तो पहचानो। तुम्हारी सीमाएं श्रीनगर नहीं है, तुम्हें तो पीओके भी लेना है। और देखो संसद में कितना बवाल हुआ, हमने लगा दिया एक नक्शा, बहुत चर्चा में चल रहा है ना, अखंड भारत का, जो आचार्य ने बनाया था, कांधार से लेकर इधर तक सब लेंगे हम। तो ये एक राष्ट्र की, ये बताता है कि हमारी एस्पिरेशन। और अब सबसे बड़ी बात है, हमें शर्म आती है चीज़ों को करने में। हम इतनी ज़्यादा ऐसे डायलेमा में, ऐसे डॉगमास में हम फंसे हुए हैं, ऐसी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं कि हम अपनी चीज़ों को कभी कही नहीं पाए। 50 एग्जाम्पल है, जैसे आज हमने संसद में दिखा दिया अखंड भारत। वो कहता है हाँ भारत यही है और यही रहेगा। तो तुम्हें अपने राष्ट्र के बारे में बात करने में क्या शर्म है? क्योंकि इस BRI के बारे में तुम जानोगे ना, जब इसका नाम ओबोर था, तो चाइना ने पूरी दुनिया को क्या दिखाया, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंपीरियलिस्टिक है, सबसे बड़ा ये आर्थिक उपनिवेशवाद की परियोजना। भारत इसीलिए उसका विरोध कर रहा है। इसने क्या कहा, देखो कोई राष्ट्र अपने धरोहर को लेकर जब आगे बढ़ता है उसकी ताकत देखो। चाइना ने कहा कि प्राचीन समय में हमारे पास सिल्क रूट था, ठीक है, और वो अपना नक्शा लेके चलता है। वो 2500 साल पुराना अपना जो है, वो जो है होन्शुशु द्वीप पे जब जापान के साथ विवाद हुआ ना, वो इतना खतरनाक है, उसने जानते हो क्या किया, समुद्र के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया। चाइना ने ओशियन के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया, और आइलैंड जब बना दिया बोला यहां तक मेरी बाउंड्री है। क्योंकि आपकी कोई भी आइलैंड है उससे 200 नॉटिकल माइल आपके पास EEZ होता है, तो बोला साउथ चाइना से थोड़े ना नापेंगे,
पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, देखो ताकत होता तो क्या, जाके उसने एक आइलैंड बना दिया आर्टिफिशियल। बोला हम तो यहाँ से नापेंगे, बोले अब नापो 200 नॉटिकल माइल, क्योंकि उसको सारे रिसोर्स चाहिए। और जब वो गया तमाम उसके ऊपर आरोप लगे कि ये चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने कहा ये है यूरोप, वेनिस, ठीक है, ये वेनिस है, यूरोप का मध्य भाग। तो लैंड के थ्रू ये क्या करता था, साउथ चाइना से ये लैंड के थ्रू सिल्क रूट पे व्यापार करता था, पूरी दुनिया को ले जाकर उसने अपना मैप दिखाया। ये होता है जब कोई राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़ता है। उसने पूरी दुनिया को कहा देखो प्राचीन समय से जब तुम्हारे राष्ट्रों के निशान भी नहीं थे ना, तब हम व्यापार किया करते थे। बोले अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ वाटर से जोड़ देंगे, इसमें इंडिया भी आता है, इंडियन ओशन से होके। तो बोला इसको बोला वन बेल्ट वन रोड, इसी को बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहा। बोला इसमें जो जो आ रहा है, लैंड पे जो आ रहा है, वाटर पे जो आ रहा है, ये वाटर हो गया। इसमें भारत के भी 3 पोर्ट आ रहे हैं, श्रीलंका, हम्बनटोटा, ठीक है, ये सारा जितना भी सेगमेंट है वो सब कुछ इसको मिल रहा है। बोला ये हमारा है। अब बोला देखो कोई नया काम थोड़े ना कर रहे हैं, हम 2200 साल पहले भी यही किया करते थे, जाके सारे प्रूफ दिखा दिए। दुनिया करी ये होता है जब कोई राष्ट्र अपने इतिहास के साथ जुड़ता है। और हमें शर्म आ रही थी, अरे 1947 से पहले मखंडी तो थे, था क्या, तो इस बात को कहने में तुम्हें क्या शर्म आई है। 1947 से पहले, रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ होने से पहले सारा कुछ हमारा ही तो था, तो उस बात को तुम्हें इतनी शर्म क्यों। इसको शर्म नहीं आ रही है, ये 2200 साल पुराना नक्शा लिए घूम रहा पूरी दुनिया में, जो चिल्लबो मचा रहा। बोला अच्छा यहाँ या तुम्हें यहाँ तुम हो ना, हम यहाँ है, लो एक आइलैंड ही बना डाला इसने, और जो करना है वो करो। ये इसकी पावर है, तभी तो आप अपने लोगों को सुरक्षित कर पाओगे, नहीं तो दुनिया तुम्हें कहीं नहीं रहने देगी। फ्रांस में हिंसा हो रही है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। एक डायमेंशन तुम्हें दूं, तुमने ये सुना होगा वहां पे एक नया वर्ड आया हुआ है, किसको किसको पता है क्या चल रहा है फ्रांस में। फ्रांस बड़ा सेकुलर अपने आप को कहता है, फ्रांस बड़ा उदारवादी कहता है, विचारों का बड़ा वो करता है। फ्रांस में एक आदमी गोली मारी गई 17 साल के लड़के को, जबकि ये जानते हो ये गोली मारने के पहले फ्रांस की सरकार ने नियम बनाया था। तुम्हें बहुत कम पता होगा बहुत लोगों को कि अगर आप गाड़ी लेकर भागते हो और अगर रोके जाने पे आप नहीं रुकते और इससे पब्लिक हाउस हो, आपको गोली मारी जा सकती है। ये वहां का कानून है और वहां के नागरिकों को पता है। पूरा फ्रांस कैसे जल गया, 2005 में भी जला था, फिर जल गया, इतनी संपत्तियां जल चुकी उनकी। तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या कारण रहा होगा। लोग बड़े असंतोष में हैं, गरीबी बहुत है वहां पे ना। कम्युनल वैल्यूज एक पक्ष है, लेकिन आईआर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आईआर में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। अब तुम्हें एक वैल्यू और देता हूं मजेदार। पिछले कुछ समय से जो फ्रांस है वो अपनी पॉलिसी में यूएस के खिलाफ जा रहा है। कितने लोगों को ये बात पता है? यूएस के खिलाफ जा रहा है वो, छुप छुप के पढ़ना कहीं मिल जाए। यूएस के खिलाफ जा रहा है। यूक्रेन पे जब सैंक्शन लगाया तो बोला था कि हम खुद भी डिसीजन वो कह रहा है कि यूएस के बियॉन्ड भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, यूएस की हमें बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो फ्रांस ऐसा कह रहा है कि हम अपना खुद का इकोनॉमिक बेस बना सकते हैं, सैन्य बेस बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। और यूएस कौन है? अभी आईआर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यूएस गले में सांप की तरह है। भारत जैसे दोस्ती कर रहा है, ये यूएस गले में सांप की तरह है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ यूएस जो है वो गले में पड़ा हुआ सांप है। तो सामने वाला तुम्हें देखेगा तुम अवतार हो, गले में सांप शंकर जी के पड़ा होता है ना, तो तुम्हें वो दूर से लगेगा, तुमसे हर कोई डरेगा। जिसके गले में सांप होता है उसको तुम गले नहीं मिल सकते, तो वो तुम्हें शक्ति के रूप में दिखेगा। लेकिन जिसके गले में होता है ना, वो जानता है बाबा इधर मुंह मत करना, उधर ही करना। ऐसे ही होता है ना, उसकी जान होती है कि भाई देख सामने देखता रहे, एक बार भी हाय हेलो कर दिया तो हम निपट जाएंगे। तो यूएस के साथ दोस्ती बिल्कुल ऐसी है, वो सिर्फ अपने स्वार्थों का दोस्त है। यूएस के लोग अपनी नेशनलिटी के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए। तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए उन्हें कोई मतलब नहीं, अमेरिकन बचे रहने चाहिए। और इनका इतिहास इसी का गवाह, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। भयानक नरसंहार है इनके पास। तुम जरा चेक करोगे तो तुम देखोगे पिछले कुछ समय से फ्रांस अमेरिका के से हटने की कोशिश कर रहा है। और यूरोप में फ्रांस का होना यूएस के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूएस को ये बर्दाश्त ही नहीं कि कोई मेरे
खिलाफ है। तुम सोच के देखना, तुम्हें पता है सीरिया बर्बाद हो गया, लोग कूड़े से खाना पीने को हो गए, बर्बाद हो गया। एक दीवार पे लिखी हुई इबारत ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि मतलब सुबह कुछ हुआ और रात तक फ्रांस जल गया? ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, इसकी तैयारी चल रही थी। और सोच के देखना ये एंगल। तो जो ये कल उन्होंने एक वर्ड यूज किया, रणनीति, तो रणनीति ना शतरंज के विषाद की तरह होती है, इसलिए उन्होंने शतरंज का एग्जाम्पल लिया। यहां घोड़ा, तुमने अगर शतरंज देखा होगा तो घोड़ा सीधे खड़ा होता है लेकिन चलता ढाई है। अगर शतरंज जिसको भी पता होगा, घोड़ा 2 सीधे चलता है और 1 टेढ़ा मारता है। तो शतरंज में कब किसका क्या रोल चेंज हो जाएगा, प्यादा चलता सीधा है, मारता तिरछा है, ये इसकी खास बात होती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो IR होती है, वहां पर दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। इस एंगल के बारे में अभी कुछ दिन बाद तुम्हें पता चलेगा, तुम पढ़ना कि US बहुत खुश नहीं था फ्रांस के मूवमेंट से, ठीक है। और क्या हुआ, ये सब कुछ अंदर बवाल कर दिया गया। तो इसके बहुत से एंगल हैं, डेमोग्राफिक का एंगल है, ठीक है, अरब से आए हुए लोगों का एंगल है, बहुत से एंगल हैं। बट इस एंगल पे आने वाले टाइम में तुम्हारा ध्यान जाएगा कि US इसको हाथ से मुक्त नहीं होने देना चाहता था। और US चाहता है कि पूरी दुनिया में धर्मों को लेकर युद्ध होते रहें। ये बात ध्यान रखना। स्वीडन का नंबर है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का नंबर है, होते रहेंगे, टेंशन मत लो। तो ये चीजें बहुत कुछ जो है यहां पर परिवर्तन करेगा। तो चले हम वापस डिस्कशन पे। हाँ, तुम्हें क्या खबरें मिली? तुम्हें धार्मिक घृणा के बारे में खबरें मिली ना, इसीलिए मैंने पूछा, एक नया वर्ड कॉइन हुआ है, यूरोबिया। किसको किसको इस वर्ड के बारे में पता है? कितने लोग ये शब्द जानते हो, यूरोबिया? अभी पढ़ा दे रहा हूं, 1-2 महीने बाद सब आएंगे न्यूज़पेपर में, पहले से तुम पढ़ गए। यूरोबिया, कितने लोग ये वर्ड जानते हैं? जब अमेरिका ने सीरिया में या पूरे जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जब बम बरसाए, तो लोग छोड़ कर कहाँ भागे? यूरोप भागे, ठीक है, मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके भागे। और कई लोगों ने शरणार्थी के रूप में लेना शुरू किया। ये जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, जैसे हमारे पास डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इनके यहाँ सबसे ज़्यादा बूढ़ी आबादी है। इनके यहाँ लोग जो है, बच्चे ही नहीं है इनके पास, काम करने के लिए जनसंख्या ही नहीं है, न खपत करने के लिए कोई जनसंख्या है। ग्रीस देश ऐसे हैं जो अपनी GDP का 32% सिर्फ पेंशन में देते हैं। सोचो GDP का 32% कितना बड़ा होता होगा। उनके यहाँ आबादी ही नहीं है काम करने वाली। तो इन्होंने क्या किया, सस्ते लेबर के चक्कर में सारे शरणार्थियों को, पूरी दुनिया को दिखा, देखो मेरा दिल नहीं दरिया है, और बोला सबको हम अपने यहाँ बसा लेंगे। और ये सारे मिडिल ईस्ट और इस्लामिक कंट्री से निकल कर आए थे, उनकी अपनी मान्यताएं और अपनी पहचान है। इन्होंने अपने आप को सेकुलर किया और धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ने लगी। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे फ्रांस में क्या हुआ, जो कि आप क्या होता है, कल्चरली रूप से अलग होते हो, और ये हमें दुनिया भर का भले चाहे ज्ञान दे, जिस दिन हमारी जितनी डाइवर्सिटी इनके यहाँ बिठा दोगे ना, ये खुद ही मर जाएंगे, ये खुद ही मर जाएंगे। दुनिया में अगर कोई सबसे सहिष्णु क्षेत्र है तो भारत है, क्योंकि भारत में जो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट है ना, हम सबकी पहचानों को स्वीकार कर लेते हैं। इनके बस का नहीं है। ये तो उन्होंने 200-250 साल मजे काटे हमारे पैसे पे, उपनिवेश के पैसे पे, अफ्रीकन के ब्लड पे उन्होंने अपना जिया है। उनका असली पहचान अब तुम्हें समझ में आएगी कि ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं करने वाले। और अभी क्या हुआ, मात्र 10% अरब के लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे, मात्र 10%। और इनके यहाँ अभी तो पहला ये तांडव हुआ है, तो इनके यहाँ एक फियर आ गया। अभी देखो तांडव और बढ़ने जा रहा है। ये इस वर्ड है यूरोबिया, यूरोप का अरेबीकरण करना, यूरोप का अरबीकरण, अरब जहां से इस्लाम कल्चर ने अपना जन्म लिया, तो यूरोप का अरबीकरण करना, अर्बनाइजेशन ऑफ अरब, नॉट अर्बन, यू नहीं ए, अर्बनाइजेशन ऑफ यूरोप, कि यूरोप में धीरे धीरे इस्लामिक जनसंख्या को बढ़ाना, कल्चरल क्लैशेस होंगे, वो उसको डील नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ हिंसा होगी और सरकार को बैगेस्ट। जैसे इस्लामोफोबिया एक वर्ड यूज किया था, लिबरल्स। इसीलिए भारत में भी जो ऊट पटांग सी बातें करते हैं, अरे आंदोलन होने दो। कल एक साहब ने बोला कि अरे फ्रांस को जलने दो, लोकतंत्र में तो विरोध करने का हक है। अरे विरोध करने का हक है, जलाने का हक थोड़े ना है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो, अपनी बात कहो, ये थोड़े ना 4 बसें जला के कहो यस अब मजा आ रहा है कुछ। तो ये तो चीजें थी। ये एक नया शब्द आया, यूरोबिया, यूरोप का अरबीकरण करना, और ये फियर क्रिएट करेगा।
अब इससे क्या फियर क्रिएट होगा ये भी मैं तुम्हें कुछ देर बाद बताने जा रहा हूं। जो कल का पेपर आया था मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय, उसको बड़े मजे से आज समझाने जा रहा हूं। चले थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ ले। तो कल हमारी बातचीत हो रही थी, तो पूछा कि भाई एस जयशंकर की किताब को क्यों पढ़ना है। अब तो तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि बड़ा मजा आने वाला है इनकी किताब में। तो मैंने कल एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि भाई उस आदमी से सीखो जिसने वाकई में जिंदगी भर बहुत काम किया हो, बहुत काम किया हो। अब देखो कल बात में कल खालिस्तान की बात आ रही थी ना, आज पता चला एक खालिस्तानी लीडर बहुत दिन से किसान आंदोलन में बहुत कुछ बोल रहे थे। अब ये माना जा रहा है कि कौन है इसके पीछे, लेकिन कल मैंने बताया था ना, भारत ने अब कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब तुम गलत समझ गए थे। मेरी क्लास के बच्चे समझ गए ना इस बात को। तो लोगों को समझता था कि हम प्यार बांटेंगे, ये करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारा बहुत ग्लोबल है। बोले कि अब तुम कहीं भी चुपोगे। तो कनाडा से वो कहाँ गया? सैन फ्रांसिस्को। बोला वसुधैव कुटुंबकम। तो जो बदमाशी करे वो चप्पल खाएगा। चाहे तुम जाके स्टोर रूम में छुप जाओ, चाहे किचन में छुप जाओ, छत पे छुप जाओ, मम्मी हर जगह पहुंच जाएंगी। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ये जो संस्कृत का श्लोक था, वो आचार्य लोग जो थे ना, वो बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया था। अब उनको समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये दुनिया ये वो कल जो मैंने बताया था कि उसी सांप से आप डरते हो जिसमें जहर हो। तो अगर आप दंत विहीन हो, मतलब आपकी ताकत नहीं, तो अब दुनिया आपकी नहीं सुनेगी। ठीक है। तो जैसे कलाम साहब ने एक बार जब इनसे पूछा गया था कि आप मिसाइल क्यों बना रहे हैं, इनको मिसाइल मैन कहा जाता था, महान शिक्षक। तो बोला मिसाइल क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा शांति की बात उसी के मुंह से अच्छी लगती जिसके पास ताकत हो, और जिसके पास ताकत ना हो वो शांति की बात करते समय याचक लगता है। बड़ी बड़ी गहरी बात थी कि अगर कोई ताकतवर इंसान शांति को मत लड़ो भाई, शांत रहो, तो मैं मान लो कह रहा हूँ, तो इस क्लास की सबसे ज़्यादा ताकत मेरे अंदर वेस्टेड है। हाँ भाई ठीक है, वो जांग सर कह रहे नहीं तो अभी डिसीजन ले लेंगे। और अभी पता चला हमारा ऑफिस बॉय वो कह रहा है अरे आप लोग बहुत लड़ने दे, हमें दरवाजा बंद करके लड़ेंगे हम। तो उसकी बात नहीं सुनोगे। तो ये सच्चाई है। तो आपको ताकत दिखानी पड़ती है। ताकत दिखाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। तो चलिए बात इसको समझ में आई। तो एस जयशंकर साहब की स्टोरी बता रहा था। आप लोगों को इनसे भी सीखना चाहिए, आने वाले टाइम में आप भी एक ऐसे ऑफिसर बनो। लेकिन कल एक लाइन मैंने बोली थी कि पढ़ाई किताबों को पैशन की तरह लो, जियो अपने सब्जेक्ट को। अगर अपने सब्जेक्ट को जीना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू, इसको कोई टारगेट मत दो कि ये सिलेबस पूरा करना है, ये फलाना चीज़ पूरी करनी है, कभी नहीं कर पाओगे। इसको जिंदगी की तरह लेकर चलो। तो इनकी बुक हमें बहुत कुछ बताने जा रही है कि ये जो वर्ड है ना, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। यूरोप जो पूरी दुनिया को गवर्न करता था वो प्रॉब्लम में फंस गया है। यूएस, उसको कुछ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उसने इतने पाप कर रखे हैं कि उसको धोने में उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पाप। ठीक है, इस पर ध्यान दें। तो बुक में कई चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हमने कल बात की थी। तो स्ट्रैटेजिक कल्चर, ओवरकमिंग द हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका। हेजिटेशन मतलब हम बड़े अजीब से संकोच में रहते हैं। एक तो हमने सेकुलरिज्म वर्ड ऐसा इस्तेमाल किया, उसकी हिंदी और इंग्लिश, रिलीजन वर्ड को ऐसा इस्तेमाल किया है, पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो हेजिटेशन हमारे अंदर एक संकोच है। अब कोई भी राष्ट्र अगर अपनी ताकत को लेकर जब संकोच करने लगता है तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। देखो चाइना को देखो, तुम्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, आईसीजे ने उसको अपराधी घोषित कर दिया। तो बोलो हु आईसीजे, उसको बोला कि आपने गलत किया, ये है, आप क्रिमिनल हैं, सम्मन जारी किया। तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ गलत हूँ। बोला आईसीजे कौन है, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीजे। बोले भग नहीं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके भगा दिया। उसने उस संस्था पे ही डिस्कार्ड किया। जैसे आज अब यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं कि 75 साल हो गए चाचा तुमसे कहते कहते, जब हम कुछ मांगते झुंझुना थमा देते, अस्थायी मेंबर 2 साल के लिए। हम भी खुश होकर झंझुना थमा देते। यहाँ के न्यूज़पेपर में हमारे नेता बड़ा बड़ा बयान देते थे, भारत को 2 वर्षों के लिए अस्थायी मेंबरशिप मिली। अरे करोगे क्या, वीटो तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है। तो वही बात है कि तुम्हें दुकान के गल्ले बिठा दिया, ताला मार दिया, बोले छू नहीं सकते इसमें। बोले मैं सेठ हूँ, गल्ले बैठता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, पैसे कहाँ? बोले पैसे सेठ के हैं। तो वही हमारी हालत हो रखी थी। तो ये आप जब अपने हिस्ट्री के हेजिटेशन से बाहर निकलोगे, एक तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज इजराइल हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, और रक्षा पार्टनर अलग तरीके से होता है। सामान खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हमारा जो बॉर्डर है पूरा का पूरा पाकिस्तान से लगता हुआ, बड़ा खतरनाक बॉर्डर है। कश्मीर में बॉर्डर को सेव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पहाड़ियाँ हैं, बहुत घने जंगल हैं, वो ऐसा कोई प्लेन लैंड नहीं है, बहुत मुश्किल है, बर्फ़ है। तो उस बॉर्डर को आप सेफ नहीं कर सकते। डेमोग्राफिकली दोनों एक तरफ से कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, तो आप आसानी से आ जा सकते हो। सेम ऐसा ही हमारा नॉर्थ ईस्ट में।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के लोग और जो हमारे जनजातीय लोग हैं वो आराम से जंगलों के थ्रू आ जा सकते हैं। तो ऐसे बॉर्डर को सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्फिल्ट्रेशन हो गया, अभी 2-3 दिन से पढ़ोगे कितनी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है। तो जो सेंसर्स हैं वो इजराइल के पास हैं, बड़े पावरफुल, इंटेलिजेंस उसके पास, साइबर सिक्योरिटी का माई बाप है। ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही उसने बस्ट कर दिया। कभी पढ़ना, एक किताब है मोसाद, ठीक है, बड़ी प्यारी किताब है, एक बार उठाओगे तो नॉवल की तरह पढ़ते, हिंदी में भी आती, इंग्लिश में भी आती, मोसाद, ठीक है। उसके जो उसकी जैसे तुम्हारे यहाँ रॉ है वैसे वहाँ मोसाद है। भाई साहब आपको बताता रहा कि ऐसा साइबर अटैक किया है कि पूरा का पूरा एक भी बम गिराए बिना पूरा न्यूक्लियर उनका प्लांट ही खत्म हो गया। सेंट्रीफ्यूज खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर बैठे, ऐसा वायरस डाला। क्योंकि अगर वो बम बना लेता तो सबसे पहले उसने कसम खाई है कि पहला बम ही कहाँ पे हम श्री गणेश करेंगे, इजराइल पे। पहला हम जाके वो नारियल वहीं फोड़ कर आएंगे। इराक का भी यही था, सद्दाम हुसैन पूरे टाइम क्या क्या जबरदस्त काम किए। तो अभी जो है वो कैसे अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, ये जरा देखो इसको मजेदार तरीके से। तो हेजिटेशन क्या था कि आश्चर्यजनक था कि हम फिलिस्तीन से बात करते थे और हम कभी इजराइल से बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां अल्पसंख्यक समुदाय नाराज हो जाएगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पीछे रख के कि इजराइल हमें क्या दे सकता है, और हम सोचो कि धर्म के तुष्टीकरण में हम कहां तक चले गए। तो बुरा मानने वाली बात लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि अभी आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र के सामने जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कितनी खतरनाक। उस पर पहली 2 सिक्योरिटी से आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, वो गया तो आप गए, ख़त्म। और इजराइल हमें सारी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, स्टार्टअप देने को तैयार है। कल मैंने मार्क जुकरबर्ग का एग्जाम्पल लिया था, तुम्हें पता था वो जीव है। तो सोचो उसका पैसा कहाँ जाएगा, उसका डाटा सोचो, उसके पास क्या, पैसा तो गया भाड़ में, उसके पास क्या है। अरे तुम किसके दोस्त हो, किसके नहीं हो, तुमने क्या पोस्ट किया, तुम्हारा बर्थडे कब है, किसको पता है? उसको पता है भाई। तो सोचो इजराइल के पास कितनी पावर है। कहते हैं डाटा इज एवरीथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद सब कुछ निकाल के बाहर कर लेता है। यूट्यूब से पूछो कि लास्ट साल कौन सा तुमने इस दिन गाना सुना, तो तुम्हें बता देगा। यू ऑल्सो लाइक दिस, बताता है ना तुम्हें। इसका मतलब somebody is रीडिंग। तुम्हें नहीं याद है कि तुमने 1 साल पहले ये वाला गाना सुना था? तुम किसी शहर में उतरो, तुम्हें बता देगा, तुम्हें उस लैंग्वेज में वीडियोस आ जाएंगे, उस लैंग्वेज में ऐड आ जाएगा, कभी करके देखना। तो उसको पता है कि तुम अभी अभी इस शहर में पहुंचे हो और यहाँ की ये लैंग्वेज है, ये रेस्टोरेंट है, ये खाना, तुम यू ऑल्सो लाइक दिस, ये कपड़े तुम्हें पसंद है, पिछले साल तुमने विंडो शॉपिंग की थी यहाँ पे, सब पता है ना, रीड कर रहा है ना। तो उसके पास कितनी पावर है, अंदाजा लगाओ। तो ये होती है स्टार्टअप और इनोवेशन की पावर। यही हमें समझने की जरूरत है। हम इस हेजिटेशन से निकले। पहला भारतीय प्रधानमंत्री जाके नेतन्याहू के साथ उसने फोटो खिंचाई और ऑफिशियल यात्रा की। सोचो 75 साल हमें हो गए, और जाके कहा नहीं, हमारा दोस्त कौन है? इजराइल। हम अपने देश की इन सब चीज़ों पे ये जो रोज चकल्लसबाजी चल रही है कि ये फलाना है ठिकाना है, वो पाकिस्तान करे। हमारी ज़रूरत क्या है? हमें अपनी बॉर्डर्स को सेव करना है। क्योंकि जब बम गिरता है ना, तो उसमें पूछ के नहीं गिरता फटूं कि ना फटूं, है ना। वो तो चाहे किसी धर्म का हो, वो जान सबकी लेता है, संपत्तियां सबकी बर्बाद करता है। तो हमें अपने क्या करना है? अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना है। और हमारे पास वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है। पब्लिक ओपिनियन एंड वेस्ट, मैनेजिंग चाइनाज राइज, सारे चैप्टर्स में देखो। इंडिया, जापान एंड द एशियन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कल इसके बारे में बताया था कि जापान वो कंट्री है जिसका टेक्नोलॉजी भी और पैसा भी है, वो लेके घूम रहा है, दें किसको, ठीक है। तो हमें उसके साथ जोड़ना, अपने अपना एक कल्चरल, कल बुद्ध का नाम लिया था मैंने, तो ये चीज़ें वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने शब्द के साथ बड़ा खेल दिया। इन्होंने इंडियन ओशियन नहीं लिखा, इन्होंने पैसिफिक इंडियन लिख दिया। तो बड़ा, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन ओशियन के साथ क्या होने जा रहा है और क्या यहाँ होगा, ठीक है। तो मैरीटाइम स्ट्रेटजी के बारे में, और सबसे लास्ट में जाके कहते हैं कि आफ्टर कोविड क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू। ये एक हमारा राष्ट्र है, और राष्ट्र के सामने, इसको लिखते जाओ, राष्ट्र के सामने नीड समझो, राष्ट्र की, एक नेशन की नीड समझो कि एक राष्ट्र के सामने कुल 6 तरह की चुनौतियां होती है। सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी से वो जरा सा भी 19-20 नहीं कर सकता। पहले नंबरिंग का ध्यान रखना, ये मैंने बहुत सीक्वेंस के हिसाब से दिया है। ये आज का भारत है, ये हमारा देश है, ठीक है। मैंने पीओके अभी से अंदर ले लिया है, ठीक है। मोदी जब से आगे हैं वो अखंड भारत, उधर गांधार तक ले लिया उन्होंने, ठीक है। चलो अब आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। मैप बनाओ नहीं बनाओ, ये तो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए दिया है, ठीक है। आप इंडिया लिख सकते हो, इंडिया के पास सबसे बड़ा जो सेगमेंट है
वाई फॉरेन पॉलिसी, मैंने सबसे बात शुरू की, हमें विदेश नीति की जरूरत क्यों है, हम क्यों ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये नंबर 1 पे है। अगर ये खत्म हुई तो एक वेब सीरीज आई थी स्पेशल ऑप्स 1.5, देखी होगी तुम लोगों ने, 1.5 स्पेशल ऑप्स, नाम सुना होगा। तो उसमें तुम देखना मैक्सिमम शूट कीव में हुआ है, कीव में। एक दिन मैं देख रहा था थोड़ा सा पार्ट, तो वहाँ पे आफ्ताब शिवदासानी के साथ वो दुश्मनों को मारने के लिए, तो वो कीव था है नहीं, कीव कहाँ है। और आज उस जगह को तुम गलती से भी देख लो तो पहचान ही नहीं पाओगे, ये इतना खूबसूरत नदी बह रही है, साइड में ग्रीनरी है और वो रोमन स्टाइल में पूरा आर्किटेक्चर था। अभी तो सिर्फ वहाँ बम बम बोले चल रहा है वहाँ पे, सावन का महीना, ठीक है, रशिया करे शोर वहाँ पे वही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 पे। दूसरे पे इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। ये किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जरूरत होती है। तुम आगे पूछोगे ना कि हम आईआर क्यों पढ़ रहे हैं, हम विदेश एस जयशंकर को क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करो। दूसरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी। तीसरा होता है एनर्जी सिक्योरिटी। कभी भारत के सामने फूड सिक्योरिटी तीसरे पे थी, अभी इंटरनल एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा चाहिए। जैसे अभी ऊर्जा क्या है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, तो हमारी एनर्जी कंजप्शन क्या हो गए, बढ़ गए। आज से 30-40 साल पहले पंखा भी क्लासेस में नहीं होगा। मैं पिताजी से पूछना कि पंखा वंखा, और बोला है बरगद के नीचे क्लास चला करती थी, कहाँ पंखे वंखे, नेचुरल पढ़ा करते थे। तो अभी क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। ये किसी भी, चाइना जो इतना एग्रेसिव है उसके पीछे इसका तीसरा रीजन है। चाइना जो एग्रेसिव है वो अपने तीसरे का एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि किसी भी राइजिंग नेशन को एनर्जी की बड़ी जरूरत होती है। जैसे जैसे इकोनॉमी राइज करती है एनर्जी कंजप्शन बढ़ता चला जाता है। जैसे आप हैं, आज आपके पास पैसे नहीं है, कल आपकी नौकरी लगे, आप सबसे पहले क्या खरीदोगे, कार। और कार किससे चलाओगे, पेट्रोल डीजल, किसी भी चीज से एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं होगी। आज मान लो पंखे में सो रहे हो, कल पैसा आया तो पहले क्या लगाओगे, एसी। और बिजली जाती है तो क्या लगाओगे, जनरेटर, इन्वर्टर, जो भी है। तो आपकी एनर्जी कंजप्शन क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। राइट और रॉन्ग। तो जैसे पहले मध्यवर्गीय परिवार में एसी लगता था, एक ही ड्राइंग रूम में एक एसी, सब लोग रात में वही सोएंगे। और फिर पापा एकदम घड़ी देख के, उसमें भी टाइमर लगा के सोते थे, सुबह 2 बजे हुआ, जैसे हल्का ठंड हुआ बंद। इतना बिजली का बिल कहां से देंगे। ऐसे मध्यवर्गीय परिवारों में एसी चला है ना। और क्या, और मेहमान आएंगे तभी चलेगा। दिन में चला है, चप्पल खाई, ठीक है, तो मम्मी बोलती बिल तुम्हारा बाप भरेगा, बाप मैं क्यों भरूंगा तो ऐसा कई बार हुआ होगा। तो मम्मी ने जोश जोश में बोल दिया बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा, बाप तुम हर बात पे यार मुझे टोकती रहती हो। तो उसमें क्या होगा, माहौल गर्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या, और जैसे जैसे आपने देखा होगा और अमीर परिवारों में एसी चलता रहता है, कुत्ता भी एसी में सो रहा है। इंसान छोड़ो, कुत्ते के लिए तो सबसे ज़्यादा वाला एसी, वो यूरोपियन कुत्ता पकड़ लाते हैं, भालू जैसा दिखता है जो, और वो क्या होता है, वो ठंडे गर्म क्षेत्रों में रह ही नहीं सकता, लेकिन पाल रहे लोग। तो अब क्या होगा, दिन भर एसी चलते रहते हैं, क्यों, तो कंजप्शन क्या हो गया, बढ़ गया हमारा। तो अभी क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। चौथा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। जैसा कि कभी हम हरित क्रांति से पहले यानी ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हमारे पास खाने के नहीं थे, हम अमेरिका से PL480 में गेहूं लिया करते थे। तो हमारे लिए उस समय सबसे जरूरी क्या था, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। इसके बाद लिवलीहुड सिक्योरिटी, आबादी है, नौकरी दोगे ना, या रोजगार दोगे, आजीविका दोगे, तो उसको लिवलीहुड सिक्योरिटी यानी आजीविका सुरक्षा बोलते हैं, आजीविका सुरक्षा। और एक नई चीज आ गई है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी यानी पर्यावरण सुरक्षा। बोले सब कुछ तो कर लिया तुमने, लास्ट में ताथैया तुम्हारा जो है पर्यावरण कर देगी। पता नहीं कब गर्मी बढ़ जाएगी, कब लू चलने लगेगी, कब बारिश हो जाएगी, बेमौसम बरसात, तो फिर वहाँ पे तो यानी आपको इसको भी। अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो पहले 2 चीज़ें हैं, राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो, किसी भी ब्लॉक का हो, इसके साथ समझौता नहीं कर सकता। अगर ये आपने समझौता कर लिया, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। सीरिया को देखो, बहुत प्राचीन सभ्यता थी, खत्म है। अभी इसको देखो, रशिया के साथ वॉर हो रहा है। तो अभी क्या है, आपको अपनी इस चीज को बना के रखना पड़ता है। अब सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। क्यों मैं तुम्हें आईआर पढ़ाने जा रहा हूं, इसको समझो। जो सिक्योरिटी मतलब होता है, तुमने वो फिर हेरा फेरी देखी है, तो उसमें बाबू भाई को ऊपर ले जाके कुदा देते हैं। वो जब एक भालू आता है ना, उसमें वो जो बनमानुस टाइप का जो आता है, किंग कॉन्ग, तो बाबू भाई क्या होता है, बाबू भाई अपना जो ऊपर से कूद पड़ते हैं। जब वो कूदते हैं तो क्या नीचे जमीन पे नहीं गिरते हैं, किस चीज़ पे गिरते हैं, एक नेट होता है, जाल होता है।
तो जो सिक्योरिटी होती है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स, जाल कैसे बनता है, जाल जो बनता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग नोड्स पे एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जाल तो देखा होगा ना तुमने, तो उस पर जब वो गिरते हैं तो क्या होता है, मरने से बच जाते हैं। तो जो सिक्योरिटी होती है वो किसी भी राष्ट्र की वर्नेबिलिटी यानी संवेदनशीलता को कम करती है। मान लो तुम्हारे यहां पाकिस्तान से ड्रग्स भेजी जा रही है, वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, और आपके पास पोर्ट पर ऐसे स्कैनर्स लगे हुए टेक्नोलॉजी पे जो बड़े बड़े कंटेनर को स्कैन कर, जैसे एक्सरे होता है ना, पूरा एक्सरे कर दें, अंदर जो सामान है वो बाहर निकाल लिया। क्योंकि ड्रग्स ऐसे खोल के थोड़ा ना भेजी जाती है, वो छुपा के भेजी जाती है। और अगर ड्रग्स अंदर चली आई तो तुम्हारा यूथ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी जो वर्नेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। पंजाब पूरा का पूरा नशे में डूब गया आज की डेट में, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। आप ड्रोन से वहां हथियार भेज रहे हो पाकिस्तान, वहां पे पंजाब में, तो आपको ऐसे सेंसर्स होने चाहिए कि अगर ड्रोन आ रहा है तुरंत मार के खत्म कर दिया उसको। तो अगर आपका सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपकी वर्नेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी क्या करती है, वर्नेबिलिटी को यानी संवेदनशीलता को रिड्यूस करती है। जैसे इजराइल है, हमास क्या करता है, रात में उठा के धड़ाधड़ मिसाइल मार देता है, और वो मिसाइलें अगर जमीन पे गिर जाए ना, इजराइल खत्म है। तो आयरन डोम बनाया उसने, जैसे उधर से मिसाइल निकलती, हीट निकलती, इधर से एंटी मिसाइल मार देता है तुरंत, ऑटोमेटिकली सायरन बजता है, इधर तुरंत एंटी मिसाइल मारा, हवा में मिसाइलें उड़ा दी उनकी। नहीं तो हमास अब तक तो इजराइल को खत्म कर चुका होता। तो क्या होता है, आपकी वर्नेबिलिटी आपको कम करनी होती है। तो जो सिक्योरिटी नेट होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आईआर इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपने क्या देखा, जाल कैसे बनाया जाता है, जाल ऐसे खड़ी खड़ी रस्सियां नहीं होती हैं, एक दूसरे के साथ गुथी होती हैं, इधर से नोड इधर से नोड। तो जाल अब याद रहेगा, आईआर यही है, दिस इज द आईआर। तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारी कंट्री की नीड क्या है, इस 6 के साथ कोई भी सरकार हो समझौता नहीं करेगी तो बम फूटेगा। तुम जाओगे सरोजनी में शॉपिंग करने, फूटा था ना बम, कितने लोग मारे गए थे, ट्रेन में सफर कर रहे, बम फूट गया, खत्म हो गया। तो क्या होगा, तुम्हारे लोगों की जान माल का नुकसान होता जाएगा। तो यहां तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन नीड्स को पूरा करने के लिए तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स जाल बनाना पड़ेगा, ताकि मेरे देश के लोग, मेरी इकोनॉमी, मेरा एग्रीकल्चर, मेरा क्लाइमेट, मेरा जो है सिक्योरिटी, ये सब कुछ, मेरा जो है साइबर सिक्योरिटी, ये सब कुछ क्या रहे, देश के अंदर का दुश्मन, बाहर का दुश्मन, मान लो यहां नहीं बैठ के कनाडा में अपना गेम खेल रहा है, तो हम न्यूट्रलाइज करेंगे ना उसको वहां पे भी। तो आपको क्या होगा, क्योंकि यहां रहेगा तो क्या होगा, पूरे देश ने देखा क्या हुआ, तिरंगा झंडा उतार दिया गया, ठीक है, हत्याएं हो रही हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई भारत के खिलाफ। ऐसा थोड़ा सिर्फ बम से लड़ाई होती है, भारत के खिलाफ इतना ओपिनियन क्रिएट किया गया न्यूज़पेपर में कि पूरी दुनिया को भारत एक विलन लगने लगा। और एक किसानों के लिए जो बिल आया था उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। वो एक महान कृषक हैं, ग्रेटा, बचपन से खेती करती चली आई हैं। हाँ, ग्रेटा थनबर्ग जो है, ट्विटर पे जो पर्यावरण को बचाती हैं, ठीक है, 15-16 साल की, वो महान कृषक हैं, वो बहुत बड़ी खेती करती है। उन्होंने भारतीय किसान आंदोलन पे बहुत कुछ लिखा, ठीक है, वो बचपन से ही खेती करती चली आई हैं, ट्विटर पे ही सारा करती हैं, वो जो भी करती हैं, उनकी फसलें वहीं पाई जाती हैं, ठीक है, पढ़ना ग्रेटा देवी के बारे में, बहुत महान किसान है वो। तो उन्होंने भारत के किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ, रेहाना गाना गाती हैं, उन्होंने भी बहुत बचपन से बहुत खेती किसानी की है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो दुनिया, भारत के खिलाफ बहुत से कॉम्प्लेक्स इश्यूज चलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कंट्री की नीड होती है वो इतनी साफ सुथरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसके पीछे बहुत सी एजेंसीज काम कर रही हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं कि हम यहाँ शांति से बैठ के पढ़ाई कर सकें। नहीं तो देश के जो दुश्मन हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पाकिस्तान और चाइना है, ये दुश्मन थोड़े ना है, ये तो नहीं वो बड़े वाले गुंडे के जो एजेंट होते हैं, ये उस तरह हैं। बड़े गुंडे बहुत दूर बैठे हुए हैं, बड़े गुंडे पूरी दुनिया पे अपनी मोनोपोली चाहते हैं। बड़े गुंडे चाहते हैं कि तुम आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से उनके गुलाम रहो। बड़े गुंडे की जो कंपनी है ना उस देश की, वो चाहती है कि उसकी वैक्सीन तुम लो, तो तुम बीमार पड़ो तो इसलिए वायरस बनाता है, वो वायरस भी वही बनाता है। तुम आने वाले समय में 10-20 सालों में देखना, पता चलेगा बड़े बड़े वायरस इन्होंने ही बनाए हैं। तो जब बीमार पड़ोगे तो क्या मांगोगे, इलाज मांगोगे, तो उनकी क्या होगा, कंपनी बिकेगी। एक आंकड़ा छोटा सा दूं, पूरी दुनिया में 100 में से 52 हथियार जो बिकते हैं पूरी दुनिया में,
वो सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के हैं। तो कैसी दुनिया अच्छी लगेगी? गांधीवादी? पूरी दुनिया के 100 में से 52 हथियार सिर्फ इन 2 देशों के पास है, वो पूरी दुनिया को बेचते हैं। तुमने कभी आईसिस में देखा वो जो गाड़ियों पे चढ़ के जो बेहतरीन हथियार लेकर घूम रहे थे, वो आया कहाँ से? उनसे कट्टा तो ढंग से बनेगा नहीं। उससे अच्छा तो बढ़िया हमारे यूपी बिहार में बन जाता है। और वो कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके घूम रहे थे, वो किस कंपनी से बने थे? तो एक तरफ तो तुम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और आतंकवादियों के हाथ में तुम्हारी कंपनी का हथियार है। हम कौन है भाई? तुम भी खड़े मारो मारो मुझे मारो, वही वाली तुम्हारी हालत हो जाएगी। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। हर 100 में से 52 हथियार तुम्हारा, और तुम जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी दुनिया में बम गिराते घूम रहे हो। तुम्हें कौन सी दुनिया अच्छी लगेगी? लड़ाई होगी ना। तो सीरिया में यही किया। सीरिया में एक भाई साहब लड़ रहे थे, तो दूसरे वाले बोला तुम ऐसे लड़ोगे, ईंटे से मारोगे, लो कट्टा पकड़ो मार दो, लो ये अरे मतलब भैया वो खरीदे बंदूक खरीदने पैसे नहीं, अरे तुम रखो यार हम दे रहे हैं, अपना भाई समझ के रख लो। तो ऐसे लड़ाई हुई। सीरिया में लड़ाई बढ़ गई। अब तुमने इनको एक गोली मार दी, इन्होंने तुम्हारे 2 आदमी मार दिया, फिर बोले अरे वो 2 आदमी मार दिया, अरे तुम यार ये दोनों कट्टे रखो। सीरिया ऐसे बर्बाद हुआ। और कैसे बर्बाद हुआ? सिंपल, ठीक है, आपस का झगड़ा था, निपट जाता 2-4 दिन में, लेकिन उसको इतने हथियार सप्लाई करती, तो पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई ही कर रहा है। क्यों? उसका क्या बिक रहा है? उसका हथियार बिक रहा है, उसकी इकॉनमी जा रही है। तो दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई, और ऐसे देश ऐसे स्थिति में अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखना बहुत कॉम्प्लेक्स, अपनी सिक्योरिटी नेट को बनाए रखना बहुत। तो कंट्री की नीड समझ में आई, हमें ये 6 सिक्योरिटी हर हालत में मेंटेन करनी है। अब एनवायरमेंट सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? तो पता दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकाल रहा है? यूएस। और तुम्हें पता है एक भी एग्रीमेंट में उसने साइन नहीं किया। उसके बाद अब चाइना तो अब उभरा है, भारत अब उभर रहा है, बहुत बहुत अंतर है, मतलब डोमिनेंस है इसका। और जैसे हम जाते बोलते हैं साइन करो पेरिस पे, दीवार पिक्चर की तरह अमिताभ बच्चन की तरह लेके चला आता है, तो जाकर उस आदमी के साइन लेकर जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था, ये वाली इसकी हालत। बोले इंडिया और अमेरिका का जो है वो साइन लेकर आओ, चाइना का साइन लेकर आओ। ओ इंडिया कह रहा भाई अभी तो हमने अपनी अंगड़ाई ली, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारी इंडस्ट्री बंद कराओगे क्या? तुमने तो 150-200 साल हिस्टोरिकली, मतलब भारत कहता है हिस्टोरिकल, एक वर्ड यूज़ करता है, कहता है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मान लो 3% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, वो 20% निकाल रहा है, पूरी दुनिया का 20% निकाल रहा है, तुम 3% निकाल रहे हो, और फिर दोनों कह रहे हम लोग चलो बराबर बराबर खेलते हैं। कैसे? 70% तुम्हारा ज़्यादा है, तुमने सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये प्रकृति ना बड़ी समतावादी है, उसको ना पूंजीवाद समझ में आता है ना समाजवाद समझ में आता है, ये इसको निपटाना समझ में आता है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होंगे, तो ये नहीं पूछेगा तो तुम जाके बोलो ना तुम तो कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका की हो। बोले नहीं नहीं हम धरती के। नहीं आंटी, जाके बोलो, बड़ा इमोशनल होके बोलो तुम अंग्रेजन दिखती हो, तुम तो यूएस की हो। बोले नहीं नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा मरोगे बेटा तुम, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो बच जाएंगे। जो गरीब आबादी है सबसे पहले मरेगी, जो लू के थपेड़े होंगे तो वो तो एसी कार में निकल रहे हैं। वो जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का गरीब आदमी है वो निकलेगा ना लू में काम कर, उसको ठेला ढूंढ है, तभी तो मर गया लू से। जो पानी भरेगा तो गरीब आदमी गए, उसकी दीवारें थोड़े। देखो बिहार में जरा सी आंधी पानी आई, पता लगा घर ही साफ हो गया और 3 टप्पड़ सब उड़ गए। जो जिनके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनको क्या टेंशन पड़ी है? तो मरेंगे ये, ठीक है, करेंगे वो। तो इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब उस जिद्दी आदमी को लेकर कैसे आओगे टेबल पे? वो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा नहीं सब कुछ जीरो। उसका एक पुराना स्टाइल है, बोला खेल आज से शुरू हुआ, हमारा अलग चलेगा। तो वो गेम को ऐसे खेलता है। और हम कह रहे हैं नहीं, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुमने 150 साल इतना मज़े लिए ज़िंदगी के, इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पीछे का सब माफ़। बोला नया गेम खेलेंगे, आज से शुरू होगा। अच्छा आज से शुरू होगा, पता हम तो जब हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो अपना सामान कौन बेचेगा? वही हमें बेचेगा। बोला तुम प्रोडक्शन मत करो, तुम खाली कंजप्शन करो। जब वाह वंडरफुल। एक तो हमारी सरकारें वैसे भी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, उनके पास ताकत। बोले कुछ ना करो, हम है ना, तुम अपना टैग लगाओ गरीब का, बुलेट पे आओ राशन लेने गरीबों वाला। तो हम पहले इतना बांट रहे हैं, वो कह रहा तुम और भी ना काम करो, हम है ना तुम्हें देने के लिए। तो हमारी हालत है। तो दुनिया कॉम्प्लेक्स क्यों है? दुनिया कॉम्प्लेक्स है, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तुम्हें
पता ही नहीं चलने वाला। तो इसको मैं समझाने के लिए पहला यूज़ करता हूँ। पहला दुनिया का पहला हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर, एक ध्रुवीय। जैसे 1991 के बाद अमेरिका हो गया था एक ध्रुवीय, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोले जो करना वो करे। वो कहेगा ये आतंकवाद अच्छा वाला है, अच्छा ये बुरा वाला आतंकवाद, अच्छा वो हमें मम्मी है ही नहीं अच्छा, बुरा आतंकवाद तो आतंकवाद रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा आतंकवाद है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वर्ड यूज़ कर रहा है। ये स्थिति हो गई हमारी। तो वो अपने डिफिनीशन तय कर रहा है। वो यूएसएसआर के खिलाफ अलकायदा को किसने खड़ा किया, और जब वो खड़ा हो गया तो जाके उसको मारा है। मतलब अजीब सा इनका चल रहा है, ये हालत है। तो जिसकी लाठी उसकी बैठ, यूनिपोलर वर्ड, एक ध्रुवीय, एक ही बॉस है। तो अमेरिका 1991 के बाद बॉस हो गया। दूसरा है दुनिया बाइपोलर। बाइपोलर को कैसे समझोगे, जैसे कोल्ड वॉर के समय। तो अब इसमें ऐसे समझो कि एक शादीशुदा आदमी है, उसके चेहरे से पता चल रहा होगा शादीशुदा है, तो अपनी माँ और पत्नी के बीच में फंस गया है। ठीक, बीवी कहती है, समझ ही गए होगे, मुझे कुछ इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ कहती है जोरू का गुलाम। जब से बीवी का मुंह देखा है तब से माँ जो है पराई हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहाँ जाए। तो बाइपोलर वर्ड में दो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, जैसे समाजवाद और पूंजीवाद। ठीक है, होता है ना, जैसे कोल्ड वॉर हुआ तो घर में कोल्ड वॉर होती है ना, पत्नी ऐसे थोड़ी बताती मैं नाराज हूँ कि खाना खा लेना, खाना खा लेना, पति समझ जाता है मामला खराब है। अरे वो चाबी कहाँ रखी है, ले लो, अपनी माँ से पूछ लो, उधर माँ कुछ खाया तुमने? हमारी कौन सुन रहा है, बस अब प्रभु बुला ले। 2-4 दिन की बात और है बेटा, यही दिन देखने के लिए तुम्हें पैदा किया था। उधर बॉस फोन करा, बे हो कहाँ, तो नौकरी से निकाल दूंगा। बेचारा कुछ नहीं कहता, जेब फोन में रख के अपना जो है क्या करे। तो माँ उसको ऐसे समझाती है, पत्नी उसको ऐसे समझाती है। सो इट्स लाइक कोल्ड वॉर होता है। लड़ता कोई कैसे, बोले अरे मम्मी से बात कर लो ना, कोई टेंशन हो। मैं क्यों करूँ तुम्हारी माँ से बात, मुँह सीधे मुँह बात होती है उनसे, ठीक है। और उधर माँ कुछ और कह रही होती, वो बेचारा क्या होता है। तो ये जो विकासशील देश हैं वो ये हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, ठीक है। अब जाएँ तो किधर जाए, तो नेहरू जी ने नॉन अलाइन पॉलिसी निकाली। तो पति क्या करता है ऐसी कंडीशन में, जैसे ही कुछ बवाल होना शुरू होता है, अच्छा ऑफिस से फोन आ रहा है, माँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं शाम को आके तुमसे मिलता हूँ पक्का। वो तुरंत क्या करता है, गाड़ी निकालता है, निकल लेता है। शाम से बोलता है दोस्तों से यार फोन ऑन कर देना, यार कुछ काम वाम बता देना, पार्टी वार्टी, घर जाएंगे फिर वही बवाल होगा। तो देर से घर आता है। तो इसको हम लोग नॉन अलाइन पॉलिसी बोलते हैं, बोले हम किसी तरफ नहीं हैं। और कुछ लोग क्या होता है जो बहुत छोट भैया होते हैं, जैसे घर में बच्चे बच्चे और हो गया, तो जैसे ससुर साहब है, उनको लग रहा है किधर ज़्यादा फायदा है, खाना किसके पास है, पैसा किसके पास है, उसकी साइड हो लेते हैं। घर में बच्चे किसी ना किसी साइड हो गए, दादी ज़्यादा प्यार करी दादी की साइड हो गए, मम्मी ज़्यादा प्यार कर रही है, मम्मी ज़्यादा कुटाई कर रही हैं। तो ये शक्ति का भी प्रयोग होता है ना, हर समय लालच थोड़े ना होता है कि भाई मम्मी जैसे कोने में ले गए, अच्छा बहुत दादी दादी कर रहा था, इधर आओ कोने में, धर के कूट दिया। तो पावर का भी इस्तेमाल होता है। तो बच्चे भी उसी हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं किस तरफ रहना है। मम्मी घर में है तो मम्मी की साइड, नहीं है तो दादी की साइड। तो ऐसे ऐसे पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया, ठीक है। तो अलग अलग ब्लॉक्स बढ़ गए। तो ये जो है वो विकासशील देश होते हैं, इनको समझ में आता जाएं किधर जाएं, ठीक है, इस तरफ जाएं या इस तरफ। तो ये बाइपोलर वर्ड हो गया, यानी दो ध्रुवी हो गया। फिर दो ही ध्रुव होता है। जो मल्टीपोलर होता है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब तो समझ ही गए होंगे इसके बारे में। ये मल्टीपोलर वर्ड है, ठीक है, ये मल्टीपोलर है। ध्यान से देख लो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये मल्टीपोलर वर्ड है। यहां पता ही नहीं चलता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो जैसे ही जब अमेरिका की ताकत खत्म हुई, यूनिपोलर वर्ड खत्म हुआ। पहले 1991 तक बाइपोलर था, फिर यूनिपोलर हुआ। लेकिन जब वो अफगानिस्तान वॉर में फंसा, उसकी ऐसी तैसी जब हुई, उसकी इकॉनमी खत्म हुई, यूरोप की आबादी बूढ़ी होने लगी, तो अब दुनिया में ढेर सारे पोल्स जनरेट होने लगे अलग अलग। तो ये वाली हालत है। जैसे मान लो थोड़े दिन पहले हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, लेकिन अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही चल रहा था।
फिर आज हम अमेरिका के साथ जाकर हथियार खरीद रहे हैं, तो रशिया को धीरे धीरे मना रहे हैं फ़ोन करके कि हम तुम्हारे विचारों के साथ खड़े हैं, युद्ध हम ही बंद कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक और प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसके बारे में बताऊंगा कि फ्रांस में एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। लेकिन आज यहीं, ठीक है, मजा आया? चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। तो जुटे रहिए। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और वो है पूजा मैम जो है वो शुरू कर रही है हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। तो जो लोग यहाँ क्लासरूम में ही शुरू होगा उनका, मैम ने बताया कि नहीं बताया अभी? आए, मैं तो 2 बार बोल चुका हूँ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इनका ऑप्शनल यहाँ शुरू हो जाएगा क्लासरूम में ही, ठीक है, 1 अगस्त से। तो जो लोग हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहें वो पूजा मैम के साथ अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। जो आप लोग कह रहे थे ना क्लासरूम में भी होना चाहिए, फिर धीरे धीरे और जो है चीज़ें हम ऐड ऑन कर देंगे, PSIR ऑप्शन ऐड ऑन कर देंगे यहीं क्लासरूम में, ताकि आप लोग अपना टाइम यहाँ निकाल सको, ठीक है।